A very good morning, dear students. Let's continue our chapter 1 of geography with page number 75. Today we will begin with the hydrosphere. Hydrosphere, derived from the Greek word hydro meaning water, refers to the water on the earth. हाइड्रोस्फेयर का मतलब होता है पानी. जो हम पानी की बात कर रहे हैं, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि जिसका अर्थ है पानी. The Earth is called the blue planet because 71% of its surface is covered with water and only 20% with land. अब ये कह रहा है कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है. कितने प्रतिशत? 71%. और जो लैंड पार्ट है वो है 29%. इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. यहाँ पे अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि वाई अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. तो आप क्या जवाब देंगे? क्यों? क्योंकि इट इज़ कवर्ड विद वाटर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. Water is found as solid ice in glacier and ice sheets. It is found as liquid water in ocean, river, lakes, ponds and underground streams. It is also found as water vapor in the atmosphere. अब पानी हमें किस किस फॉर्म में हमारे लैंड सरफेस पे मिलता है? देखो, समुद्र के रूप में, रिवर्स के रूप में, लेक्स के रूप में, पॉन्ड्स के रूप में, और अगर आप थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे तो ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, बर्फ़ की चादर के रूप में मौजूद है. वाटर मूव्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल. यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए आप, ये वाटर साइकिल बेसिकली क्या होता है. तो वाटर मूव्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर. दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल. और ये जो वाटर साइकिल का आपको यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, ये आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है. ये वाला पिक्चर ड्रॉ करना है और वाटर साइकिल को आप डिफाइन कर लोगे कि क्या होता है. तो वाटर इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग, ये आपको ड्रॉ करना है आपकी नोटबुक में. Water is essential for all living organisms to maintain their biological water balance. It is important for the very survival of human and is helpful to them in many ways. Water is needed for both domestic and industrial uses. Domestic का मतलब होता है घर और industry मतलब use, उद्योगों के लिए. It is important to prevent water from getting polluted and wasted. We should conserve it. आज की डेट में वाटर कंजर्वेशन के बारे में सभी बात करते हैं और वाटर कंजर्व करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई है आज की डेट में. अगर हम वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे, उसको पोल्यूट करते जाएंगे, तो हमारे लिए भविष्य में आने वाले समय में पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. तो वाटर कंजर्वेशन का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हाइड्रोस्फीयर में हमने ये सीखा कि सबसे पहला तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी. हमारा प्लैनेट अर्थ कहलाता है ब्लू प्लैनेट. वाई? बिकॉज इट इज़ कवर्ड विद वाटर एंड इट्स मैक्सिमम पोर्शन इज़ कवर्ड विद वाटर. और जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उस पे जो वाटर है वो किस किस फॉर्म में मौजूद है? ग्लेशियर, आइस शीट, ओशन, रिवर, लेक, पॉन्ड एंड अंडरग्राउंड स्ट्रीम. अंडरग्राउंड स्ट्रीम मतलब कि ज़मीन के नीचे वो रास्ता बना करके पानी और वहाँ से फ़्लो करता है. और जो वाटर का अंडरग्राउंड मतलब भूमि के नीचे का जो स्तर है पानी का, वो मेंटेन करके रखता है. एंड बायोलॉजिकल वाटर बैलेंस भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग जीवित प्राणी जितने भी है, देखो पेड़ों को पानी चाहिए, पौधों को चाहिए, पशु पक्षियों को चाहिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पानी की ज़रूरत है. ठीक है, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. तो द बायोस्फीयर पे आ जाते हैं हम नीचे. तो द बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, लिथोस्फीयर, वाटर. अब एक जो नैरो जोन है, बीच का पार्ट, मतलब बायोस्फीयर जो है लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच का रीजन है, एंड एयर वेयर लाइफ फॉर्म एग्जिट. इट इज़ कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड ऑफ द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. अब बायोस्फीयर क्या है? बेसिकली ये एक नैरो जोन है, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर.
जहाँ पे लाइफ रहती है, जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास हवा है, हमारे पास पानी है, ठीक है। तो जहाँ कांटेक्ट हुआ वो आपका जोन कौन सा कहलाया, बायोस्फीयर। अब यहाँ पे राइट साइड पे देखिए आप, फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोडक्ट लाइक टिम्बर, फ्रूट, नट, रेजिन, लैक एंड मेडिकल हर्ब। अब जो जंगल है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमें खाने की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, और लकड़ी दे रहा है, फल दे रहा है, और मेडिसिनल हर्ब्स भी प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या कह रहा है, दे ऑल्सो प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब प्राकृतिक घर जैसा वातावरण देना, जो कि जंगल प्रोवाइड करता है पौधों को और जानवरों को। फॉरेस्ट हेल्प मॉडरेट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड एडिंग मॉइस्चर टू द एयर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मेथड क्या होता है, क्या करता है कि जो हमारा जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उनको ग्रो करने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। वो नेचर से CO2 लेते हैं, किन से, हम ह्यूमन बीइंग से, और उसको कन्वर्ट करते हैं। आगे देखिए, ग्रासलैंड पैस्चर्स आर रिच सोर्स ऑफ फूड फॉर कैटल, और मैदानी भाग, घास के मैदान, पैस्चर्स मतलब चरवाहे, और उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड अवेलेबल करवाते हैं। अब आ जाइए नीचे इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई देयर आर cone-shaped trees and animal with long fur like yak in Ladakh and not in Mumbai or Delhi? Why are camel found in Rajasthan and penguin in Antarctica? This is because plants and animals have their own typical habits. They live like a community and they depend on each other and they on their own physical habitat. They live like a community and they depend on each other and on their physical habits. They live like a community and they depend on each other and on their immediate physical surrounding. In fact, everything in nature environment is connected. The natural environment consists of several interconnected ecosystem. अब यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि आपने क्या कभी इमेजिन करा है कि लद्दाख में ही याक क्यों मिलते हैं, दिल्ली या मुंबई में क्यों नहीं मिलते, राजस्थान में ही ऊँट क्यों मिलते हैं, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जो प्लांट और एनिमल होते हैं उनका अपना एक टिपिकल एनवायरनमेंट रहता है। अब हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हम हमारे घर के वातावरण को अगर छोड़ करके कहीं और जाते हैं तो हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वैसे ही एनिमल्स का होता है, टेम्परेचर है, वेदर है, उनका रहने की जो जगह है, ठंडा मौसम, गर्म मौसम, ह्यूमिड मौसम, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। यही उन लोगों को वहाँ रहने के लिए मतलब ये जो वेदर कंडीशंस होती है, अगर उनके अकॉर्डिंग है तो वो वहाँ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो जो इकोसिस्टम है बेसिकली, हम इंसान और जानवर, हम दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अब इकोसिस्टम क्या है बेसिकली? एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर। अब इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा संघ है, समाज है, एक ऐसा अपन कह सकते हैं जैविक तंत्र है जहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एक साथ काम करते हैं और रहते हैं। इकोसिस्टम हैव नो पर्टिकुलर साइज एंड इकोसिस्टम कैन बी एज लार्ज एज रेन फॉरेस्ट और एज स्मॉल एज पॉन्ड, grassland, coastal areas, mountains, desert, lake, all have their own unique ecosystem. अब देखो, हर एक का अपना जैव तंत्र होता है और वो बड़े से बड़ा हो सकता है और छोटे से छोटा हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे घर की बात हो रही है, ठीक है। एक इंसान अपने रहने के लिए वातावरण बनाता है और वहाँ पर वो रहता है, तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, मैंग्रोव्स, लेक्स, कोरल रीफ एक्सेट्रा आर नेचुरल इकोसिस्टम। टेरेरियम्स, एक्वेरियम्स, एग्रीकल्चरल लैंड एक्सेट्रा द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अच्छा, हम क्या करते हैं कि एक्वेरियम्स बनाते हैं, टेरेरियम्स बनाते हैं, मतलब जहाँ पे मछलियाँ रहती है, ट्रीज़ रहते हैं, आर्किटेक्चरल लैंड हम बनाते हैं। ये सारा मतलब बनावटी इकोसिस्टम जैव तंत्र है, ये ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। और ग्रासलैंड है, जंगल है, रेगिस्तान है, मैंग्रोव्स है, लेक्स है, कोरल रीफ, ये सब क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है, मतलब जंगल में दिखने वाली चीज़ें, जहाँ पर फॉरेस्ट है, लैंड है, ये सारी चीज़ें
एनवायरनमेंट खुद अपने लिए बनाता है, तो एनवायरनमेंट नेचुरल और मैनमेड दोनों हो सकता है, ठीक है, ये इकोसिस्टम कहलाता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।